स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बंगाल का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 12 दिन के बाद बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा और इससे ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ लोक लुभावन वादों का सिलसिला जारी है। सभी दल अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां बीते 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी के लिए सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का ये चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। घुसपैठियों के मुद्दे पर पार्टी चुनावी दंगल में है। आज बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र जारी हुआ है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खासा फोकस करते हुए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने का दावा है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के बीजेपी से डील को लेकर टीएमसी के दावे ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। 1000 करोड़ की डील वाली वीडियो के बाद बंगाल में नामांकन के बीच बड़ा खेला भी हो गया है। हुमायूं कबीर से दरअसल अज़दुद्दीन ओवैसी ने किनारा करते हुए गठबंधन तोड़ दिया है और इसके बाद सियासी उठापटक और तेज हो चुकी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लीजिए। और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। मैं पूरा तैयार हूं। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास इस चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। उस वीडियो में कई बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाना, बीजेपी के साथ डील करना 1000 करोड़ का, इसके लिए क्या इस वीडियो का? अरे भाई, क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी? आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। बोल रहे हैं कि महामाटी मानुष का सरकार है। ये महामाटी मानुष का सरकार नहीं है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी का सरकार है। ये जिहादी जमाती लोग का सरकार है। आज बंगाल को बचाना है। एक्चुअली ये सनातनी हिंदू भाई लोग को बचा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी बचा सकता है। जिस तरीका से जमाती जिहादी लोग, जिस तरीका से सनातनी हिंदू भाई लोग का ऊपर, जिस तरीका से दिन का दिन ये लोग का पर आक्रमण हो रहा है, रामनवमी मिছিল पर हमला हो रहा है, आज दुर्गा मंदिर का ऊपर हमला हो रहा है, काली मंदिर को तोड़ा जा रहा है। सनातनी हिंदू भाई लोग ठीक से आज यहाँ पे वो लोग अपना धर्म को नहीं पालन कर सकता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हुमायूं कबीर की डील हुई है 1000 करोड़ की। ये डील हुमायूं कबीर से टीएमसी का दावा, और इसके बाद से सियासी सरगर्मियां एकदम से बढ़ गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ममता बनर्जी के सामने मैदान में उतरे भी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी तो झूठ की रानी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी इस पर पलटवार सामने आया है। ममता बनर्जी का कहना है कि सांप पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करिए। तो देखिए, बंगाल के चुनावी रण में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन बीते कल देखिए 3 राज्यों में मतदान भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये जो रण है, ये कोई आम रण नहीं है, ये बेहद खास है। इस बार बीजेपी की नाक का सवाल ये चुनाव बन चुका है। बीजेपी किला फतेह करना चाह रही है। ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक लुभावन वायदे भी आज संकल्प पत्र में देखे गए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की, तो दूसरी तरफ महिलाओं को
बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को साधने की भी कोशिश खास तौर पर संकल्प पत्र में करती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का वायदा भी किया गया है। और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए ये भी ऐलान किया कि सरकार बनने के मात्र 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग जो है वो लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। इसके साथ ही साथ 6 महीने के अंदर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और साथ ही ये भी उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा कि घुसपैठ का मुद्दा बर्दाश्त नहीं है, घुसपैठियों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे। किसी भी घुसपैठे की हिम्मत नहीं होगी कि वो राज्य में एंट्री कर सके। जीरो टॉलरेंस की बात कही है घुसपैठियों के खिलाफ। घुसपैठ का मुद्दा जो लगातार इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भुनाती हुई नजर आई है, कितना कारगर साबित होगा आने वाले चुनावी दंगल में। 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो घुसपैठ के मुद्दे क्या कुछ रंग लेकर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरीके से हुमायूं कबीर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने आज ये भी दावा किया है कि ऐसे तो तमाम एआई वीडियो भारतीय जनता पार्टी बनाकर डाल सकती है। क्या है असली इसके पीछे सच्चाई, क्या है दावे और क्या है वायदे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विनय तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी समर्थक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आकाश राय जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत आकाश राय जी आप ही के साथ। संकल्प पत्र तो जारी कर दिया है, कितनी ज्यादा इस इच्छा शक्ति के साथ आप मैदान में हैं वो नजर आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है? क्योंकि 15 साल लगातार ममता सरकार पश्चिम बंगाल में, क्या ममता का किला गढ़ भेदना इतना आसान होगा आपके लिए? कि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी जी की सरकार है बंगाल में, और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की दुर्दशा पिछले 1.5 दशकों में ममता बनर्जी जी की सरकार में हुई है, मुझे लगता है कि इतनी दुर्दशा तो लेफ्ट की सरकारों में भी नहीं हुआ करती थी। तो आज तो पश्चिम बंगाल की ये जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल को भी सुशासन मिले, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आश्वस्त है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। और हर एक मामले पर हमने अपने घोषणा पत्र में जिस हिसाब से कहा है कि चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे हर माताओं को 3,000 रुपए महीने देने का मामला हो, करप्शन और कट मनी से मुक्ति दिलाने का मामला हो, पश्चिम बंगाल को बेहतर कनेक्टिविटी यानी बेहतर सड़कें देने का मामला हो, हर एक चीजों को हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। और पश्चिम बंगाल की जनता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से भरोसा जता रही है। और आने वाले चुनाव में जब नतीजे आएंगे चुनाव के, तो चुनावी नतीजे इस बात का तस्दीक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने भरपूर स्नेह प्रेम दिखाया है। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य जी पहला रिएक्शन आपका भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है मुझे कुछ अलग नहीं दिखाई दिया। अगर मैं एक आम बंगाली की तरीके से बात करूं जो कि बंगाल में रहता हो, वो अगर उसमें से ढूंढ करके देखेगा तो उसे वही सब बातें मिलेंगी जो कि हमने 2021 के इलेक्शन में चुनाव के टाइम पे भी देखा। कुछ बातें अलग की गई अब की जो हैं, जहाँ पे जो जिन चीज़ों को वो अलग लाने की जो इसमें कोशिश की, जो मैं पढ़ रहा था, हालांकि उसमें कुछ मजे की चीज़ें भी आई हैं, मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए, उसका पहला था कि एक था कि वो जो 3 Ds हैं जिसको कि अमित शाह बहुत ही जोर से बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से वो खुद करने लगे थे कि SIR के माध्यम से वो हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं उनकी बात मान लेता हूँ। तो इसको उन्होंने मेंशन किया, और मैनिफेस्टो में जहाँ पे इसको मेंशन किया उसके बाद ही तुरंत की बात आ रही है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के मवेशी हैं उनको बचाना है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये एक्चुअली वो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट किसको करने वाले हैं? वो मवेशी जो बांग्लादेश से चले आ रहे, बात हम यहाँ पे कैटल की कर रहे हैं कि इंसानों की कर रहे हैं?
और दूसरी चीज ये है कि जब आप ऐसे तरीके से मैनिफेस्टो देते हैं, देन यू हैव टू रियली थिंक कि आप एक्चुअली उस प्रदेश के लिए सोच कैसे रहे हैं। आप बार बार एक बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मानता हूं, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट इट, आपके पास अधिकार है, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप किसको अपना डबल इंजन मानते हैं नहीं मानते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से हर एक सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं केंद्र में रहूंगा, जब मैं राज में रहूंगा तभी तुम्हारा डेवलपमेंट होने दूंगा। ये गलत है, ये धमकी हो जाती है। फिर उसका मतलब तो आप पहले ही जो है जो वोटिंग राइट्स को आप वहीं से जो है आप इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि भैया आप चुनो नहीं तो डेवलपमेंट बंद, और कर भी रहे। 2 लाख करोड़ आपने बंगाल का आपने रोक के रखा। आपने उसके बारे में क्या कहा? आपने ये कहा, भट्टाचार्य जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये भी आरोप लगाती रही है कि जो भी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की, वो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी लागू ही नहीं होने देती। वो तो खुली चुनौती भी देती हैं कि हम किसी कीमत पर SIR नहीं कराने देंगे। अदिति, पता है मैं तमाम चैनलों पर, आपको पता है मैं बैठता हूँ, और एक राष्ट्रीय चैनल पर इसी चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे मिलेगा, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़े तरीके से बोला था, और हमारे सामने एक मंत्री जी बैठे हुए थे, उनसे ये चीज़ चर्चा में रही थी। मैं एक बात बार बार पूछता हूँ कि आपको किस बात की शिकायत है कि वहाँ पे वो जो आपने जो योजना बनाई वो योजना वहाँ पे लागू नहीं है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, या आपको इस बात की शिकायत है कि आपके नाम से योजना वहाँ पे नहीं चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं, जैसे आयुष्मान भारत। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आयुष्मान भारत है, वहीं पे अगर बंगाल में चले जाते तो स्वास्थ्य साथी स्कीम है। दोनों स्कीम को देख लीजिए तो एक दूसरे की फोटोकॉपी है। स्वास्थ्य साथी पहले से चला आ रहा था, यह भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम आयुष्मान पहले रहे उसके बाद स्वास्थ्य साथी आया, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य साथी को थोड़ा बहुत बदला गया, अमेंडमेंट्स उसमें भी आती हैं, अमेंडमेंट इसमें भी आते हैं, उसको भी अमेंड किया गया। बेनिफिट्स अगर दिखाई दे तो स्वास्थ्य साथी का जो क्लेम सेटलमेंट है वो आयुष्मान से कहीं ज्यादा निकल के आया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो आपका जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है वो खुद कह रही है इस बात को। तो अब चीज ये है कि स्कीम्स हैं, आप और भी ले लीजिए। आपने वहां पे आप जो जीविका दीदी करके आपने बिहार में चलाया, यहां पे वो कन्याश्री स्कीम है, यहां पे लखीर भंडार है। तो बातें ये है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री का नाम ना हो, ये भी गलत हो जाता है। आप उसको भी उसी तरीके से दीजिए, भाई आप ही का प्रदेश है, उसको भी आप ये मत कहिए कि वहां पे हमारे योजना आपका योजना हमारे योजना नहीं, योजना नहीं चलने दे रहे तो आप कंप्लेंट करिए। बात योजनाओं से, आपको शिकायत योजना से नहीं है, आपको शिकायत नाम से है। ठीक है आकाश, नहीं कहा योजना चलने दे रहे भाई। ये आप जो योजना चला रहे हैं उसके लिए बजट आप कहां से लाते हैं? अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है उसका लाभ सीधे बंगाल वासियों को मिलना चाहिए, आप वो नहीं चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उसका सब्स्टिट्यूट लेके आए हैं। सब्स्टिट्यूट लाने की जरूरत क्या थी भाई? आकाश जी, मेरे ख्याल से आपके पास भी ऐसा ही एक फोन होगा ना, शुभांकर, आपके पास ऐसे एक फोन है ना? जरा सा प्लीज, जरा स्वास्थ्य साथी, मैं आपको स्कीम बता रहा हूं बंगाल के, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे दादा मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना। अरे बंगाल के 4 स्कीम का नाम और बता दीजिए, मैंने जो बता दी उसको हटा दीजिए, 4 स्कीम के नाम और बताइए। थोड़ा धैर्य मानने में हर्ज नहीं होना चाहिए आकाश भाई कि कोई चीज नहीं आता, पूछ लीजिए भाई। मैं वहां पे चुनाव नहीं लड़ा, मैं आपसे लड़ने नहीं आ रहा। ठीक है आकाश भाई जी, भट्टाचार्य जी, आकाश भाई जी मौका दूंगा आपको बोलने का। थोड़ा 30 सेकंड लूंगा मैं, सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए सिर्फ 30 सेकंड। बोलिए। इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य साथी योजना चलाते हैं। अरे भाई ठीक बात है आप चलाते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं, जो केंद्र सरकार योजना चला रही है आयुष्मान योजना, उसको एज इट इज लागू करने में आपको क्या दिक्कत है भाई? आप लोकतंत्र को नहीं मानते, भारत के गणतंत्र का जो सिस्टम है उसको नहीं मानते, आप अपना एकला चलो की अरे ये चुनाव का मंच नहीं है, आप उसको बचा के रखिए, जवाब देंगे उसका भी। आपके पास विनय तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विनय तिवारी जी, भी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी के भी और टीएमसी के भी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी ताजा हमने देखा हुमायूं कबीर का वो वीडियो जिस पर दावा किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा कि देखिए भाई इन्होंने तो 1000 करोड़ में डील की थी बीजेपी के साथ, अज़ुद्दीन ओवैसी ने भी किनारा कर लिया। आप तो धन्यवाद अदिति जी। देखिए ये जो छीटाकशी चल रही है
ये जाहिर सी बात है, चुनाव है तो ऐसा चलेगा ही चलेगा, इसमें किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और रही बात आप जो पूछ रहे हैं, जो अभी एक वीडियो, तथाकथित वीडियो जो इस समय चल रहा है, अब ये स्टिंग किया है टीएमसी के लोगों ने किया है, ये वीडियो उनके पास है, ये इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेट है या फेक है, ये अब जब इसकी जांच होगी तभी पता चल सकता है। अब जांच के लिए इसके दो ही तरीके हैं कि या तो हुमायूं कबीर जो है खुद जो है इसको चैलेंज करें, और या फिर जिसके पास ऐसा स्टिंग मिला है वो उस वीडियो को लेके और एक हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है एफआईआर कराए, मामला कोर्ट में जाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कि वो फेक है कि रियल है। अगर वो रियल है तो वाकई लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना होगी जो है, और जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कहीं ये फेक है तो फिर जो फेक वीडियो जो बना रहे हैं, जो उसमें जो संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये जब तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक है। और इतना टाइम होने के बावजूद उस वीडियो को इन्वेस्टिगेशन में नहीं शामिल होना, ये बताया जा रहा है, ये इशारे मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनावी षड्यंत्र है। अब उससे किसका लाभ, किसका फायदा होगा, ये तो खैर राजनीतिक पार्टियां। रिएक्शन आया है हुमायूं कबीर का, वो ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे भाई, ये जिसने भी किया है ये षड्यंत्र साजिश के तौर पर किया गया है और वो टीएमसी को ही घेर रहे हैं। तो वो कब जाएंगे? जब वोटिंग हो जाएगी तब जाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई एक षड्यंत्र किया जा रहा है तो वो उसको जो है उसका पर्दाफाश करना चाहिए। और वहीं पे अगर टीएमसी को लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा घृणित कार्य भाजपा और ये हुमायूं कबीर कर सकते हैं तो उसको पब्लिक के सामने इन्वेस्टिगेशन करके उसको सामने लाना चाहिए। शासन प्रशासन सारा सब कुछ आपका, वहाँ पे आपकी सरकार है, और आप उसको चैलेंज करिए और उस पर इन्वेस्टिगेट कराइए, और वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें दोनों लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो केवल और केवल चुनावी षड्यंत्र है, चुनावी हथकंडे हैं और कुछ नहीं। तो टीएमसी और हुमायूं कबीर, जिनको ये माना जा रहा है कि टीएमसी से उन्होंने किनारा कर लिया है, क्या उन दोनों की मिलीभगत से भी ये षड्यंत्र रचा जा सकता है बीजेपी के खिलाफ, ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं टीएमसी को ये भी लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि हुमायूं कबीर या जो है ओवैसी जी हमारा कुछ मुस्लिम वोट बैंक पे सेंधमारी कर सकते हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए टीएमसी के तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वीडियो फेक है, जब तक उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है, अभी कोई भी संस्था या कोई भी जो है, मतलब आपका भी चैनल अगर उस पर दिखाई पड़, आप वीडियो चला रहे हैं तो आप उसको वो ऑथेंटिकेट है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं, कोई भी मीडिया नहीं ले रहा है। तो जब तक वो ऑथेंटिकेट ना वीडियो हो जाए, वो अगर सही नहीं है, अगर फेक है, तो उस पर अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि किसका फायदा है। मिनट का ये वीडियो है, टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, एक्स हैंडल से ये जारी किया है। शुभंकर भट्टाचार्य जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात विनय जी ने बिल्कुल सही कही, और ये बात मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ का जो होता है उसकी सच्चाई उसकी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकती है। आप एक मुद्दा उठा दें, हम कुछ बात आपके लिए कह दें, कहने में क्या है साहब, सबको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। आर्टिकल 19 शायद आपको इसका प्रावधान देता है इसका। लेकिन बात यह है, उसी के साथ साथ यू हैव गॉट आर्टिकल 21 टू टेक केयर ऑफ। आपके पास आर्टिकल 21 भी है जो ये कहता है कि हर किसी को वोटिंग राइट प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अगर एक जायज़ वोटर है, उस क्षेत्र का है, तो उसका अपने नेता को चुनने का उसके पास अधिकार है। अगर उसके साथ खिलवाड़ होता है तो वो भी प्रश्न चिन्ह में आ जाता है। क्या उस पर्टिकुलर इलेक्शन को जायज़ ठहरा सकते हैं अगर वहाँ का वोटर वोट नहीं कर पाता? तो एक बात हो जाती है। दूसरी बात, एक बात हो रही थी जो बहुत अच्छा एक पॉइंट उठा कि जैसे आपने कहा कि विनय जी ने कहा कि वहाँ पे भाई पता चल जाएगा स्टिंग ऑपरेशन का, लेकिन बात ये होती है यहाँ तो जांच पड़ताल की बात आती नहीं है। हमने भी हिमंता बिश्वा शर्मा के केस में देखा, पवन खेड़ा जी ने जहां मामला उठाया, जहां उस पासपोर्ट्स और इसके ऊपर जैसे ही रिनिकी के मैडम के ऊपर जैसे ही प्रश्न उठे, आपने पवन खेड़ा के पीछे पुलिस छोड़ दिया, जांच तो हुई नहीं है। आपने तो विसिल ब्लोअर के पीछे तो पहले छोड़ दिया, पहले उसकी तो जांच कराते, उसके बाद आप इसका जवाब नहीं करते। लेकिन क्या टीएमसी ने मुकदमा दर्ज कराया है हुमायूं कबीर के खिलाफ?
नहीं, इसमें हम तो इसको सामने पब्लिक के सामने ला ही रहे हैं। अब तो इस बात को, अब तो ये बात को तो वो लेके जाएंगे। बचिए नहीं शुभंकर भट्टाचार्य जी, इस सवाल से मत बचिए। ये हाँ। जिम्मेदारी तो क्योंकि सरकार ममता बनर्जी की है, और अगर ऐसा कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, ये वीडियो जो सामने आया है इस पर तो चिंताजनक वीडियो है, ये मुकदमा तो तत्काल प्रभाव से दर्ज होना चाहिए था, कराया जाना चाहिए था। आप एक बात देखिएगा, मैं यहाँ पे जो है राय साहब की तरह मेरे नाम के आगे देखिए टीएमसी नेता नहीं लिखा है। मैं समर्थक हूं, मैं समर्थक जैसी बातें कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि वहां पे किसी ने जाके एफआईआर किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अभी तक इसका कोई रिपोर्ट अभी तक भाई सामने नहीं है। किया होगा वहां पे, तमाम जो है जो ब्लॉक्स में टीएमसी बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिव है, उन्होंने बिल्कुल किया होगा। लेकिन अहम बात यह है कि अगर ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने आता है, आपको याद होगा तहलका कांड, भाई आप पत्रकार हैं, आपको तो पत्रकारिता के साथ मैं आपको जवाब देता हूं। हम इस प्रश्न से भाग कहां रहे हैं? तमाम स्टिंग ऑपरेशंस हुई, तहलका कांड में क्या हुआ? हम लोग उसके खिलाफ लड़े, उसके बाद तहलका कांड के जिनको आप लोग अपराधी कहते रहे उनको छोड़ा भी गया। उनको क्यों छोड़ा गया? कि पता चला उस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात होनी बंद हो गई, दूसरी बात है। लेकिन वो भी वहीं से जो खुलासा जो हुआ, एक बात समझ में आ गई, द विसिल ब्लोअर, ये कोर्ट ने क्लियर किया। आप विसिल ब्लोअर के ऊपर आप उसको मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि उसके पीछे जो तथ्य उजागर किए गए क्या वो सही है कि नहीं है। पवन खेड़ा के मामले में और इस मामले में दोनों ही एक चीज है। क्या पवन खेड़ा इसको एफआईआर लेके गए थे? नहीं, उन्होंने इसको सामने जायज किया था और सामने छोड़ दिया कि दिस इज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू क्लियरिफाई, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट और ये सारी बातें आ जाती हैं तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री आ जाती है। पवन खेड़ा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में नहीं है। अगर ये मामला आता है तो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जारी करेगा कि भैया ये तो जाली पासपोर्ट का मामला है या उस पर है। जाली तो ऐसे ही हो जाती है अगर आपका पासपोर्ट वो भी अगर है, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप ये वही नहीं है, हम लोग इसको उसको हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। जब रिकॉग्नाइज नहीं करते बात खत्म हो जाती है, आपका लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो बात वही है, स्टिंग ऑपरेशन कह देना या किसी के ऊपर मामला उछाल देना एक बात है, लेकिन उसकी जांच ऑटोमेटिकली उस सरकार के पास आ जाती है। क्या ये होना है, नहीं होना है, किस प्रकार से होना है, कैसे करके पता चलेगा, बताइए, सामने आइए। भैया ये झूठ है, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो है बनाया हुआ है, इसमें आवाज गलत डाली गई है। यही था ना कि सरकार तो ममता बनर्जी की ही है, सरकार देखिए सरकार ममता बनर्जी के हैं, लेकिन आप इस समय हुमायूं कबीर का मेन विरोध किसके साथ है? हुमायूं कबीर को आपने कभी अपने बीजेपी के खिलाफ कितना बोलता देखा? कुछ नहीं। वो जितना उनकी लड़ाई है वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई है, पहली बात। अब बात ये, इस स्टिंग ऑपरेशन से क्या पता चल सकता है? आप तो सिर्फ ये पता चल सकता है क्या ये टीएमसी ने सिर्फ उसका फोटो खींच करके क्या उसमें अपनी आवाज डाल दी, या ये वाकई हुमायूं कबीर के अपने वक्तव्य है कि नहीं है। उसके बाद बात ये होती है कि हुमायूं कबीर ने सच बोला कि नहीं बोला। वो हुमायूं कबीर का मैटर है, वो इसका मैटर थोड़ी खड़ा होगा। आकाश राय जी, हुमायूं कबीर का मैटर हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर सवालात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उठ रहे हैं। जिस तरीके से वो वीडियो है उसमें दावा किया जा रहा है कि 1000 करोड़ की डील बीजेपी के साथ हुई है हुमायूं कबीर की। नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने तो स्पष्ट किया आज, उन्होंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ये स्थिति है। अब रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी की सरकार है, हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। हमने स्पष्ट किया है टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की सरकार को मुकदमा करके अब तक जांच करनी चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे डालेंगे, मीडिया में आके चिल्लाएंगे, आंख मिचौली खेलेंगे, लेकिन सत्य उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि ये है तो इन्हीं का आदमी, ये इनको भी पता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कैसे बंगाल की जनता का ध्यान भटकाया जाए। पिछले 15 सालों में तुष्टीकरण करने के अलावा ममता बनर्जी जी ने कोई काम नहीं किया पश्चिम बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले में चले जाइए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, आपको हर जगह खराब सड़कें मिलेंगी, कहीं पे आपको 4 लेन की सड़कें दिखेंगी नहीं। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से करप्शन और कटमनी हर जिले में वहाँ के लोकल माफिया मांगते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार आकाश राय जी, आप खराब सड़कों की बात कर ही रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी तो खराब सड़कें हैं ना? नहीं, वो बात दूसरी है आदित्य। नहीं, उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश एक और मजाक की बात, अरे क्या बात, मतलब में नहीं होती है आकाश राय जी। नहीं, यहाँ पे आप और आकाश जी मैं बात जवाब दे दूं। कौन सी बात है भाई?
किस मैं जवाब राज्य दे में दूं कहीं आपको। एक दो सड़कें कहीं टूटी हुई हो और कहीं पे पूरे प्रदेश के हर एक जिले की सड़कें टूटी हुई हो। मुझे यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कहिए कि इनसे बता पूछ दें ले। मुझे 2-3 एक्सप्रेसवे के नाम बिल्कुल जो बिल्कुल इन्होंने पश्चिम बिल्कुल। बंगाल में बनाया बिल्कुल हो। जायज, आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अरे आपका आप जवाब बताइए देता ना हूं। मुझे। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। जवाब लेते हैं अब देखिए आकाश मैं भाई। आपको बताता हूं आकाश है जी, बंगाल की सड़कें और बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि यूपी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट बनाया गया था उसमें आपने मां फ्लाईओवर और विद्यासागर सेतु का फोटो लगा दिया था। यानी आपने यहां के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, फिर जब इसकी बात जब उठी फिर उसको जल्दी जल्दी में हटाया गया। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का फोटो इस्तेमाल कर रहे थे साहब आप अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, और ये योगी सरकार में हुआ है और योगी गवर्नमेंट ने खुद अपने रिपोर्ट में दिया है। तब उन्होंने माना नहीं, गलती से हो गया ये फोटो, गलती से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का फोटो भी उठाया तो उठाया, कहां का उठाया? कलकत्ता का उठाया, महा फ्लाईओवर और विद्यासागर सेतु का उठाया। प्लीज चेक कर लीजिए, तो ये कहीं दूर जाने की जरूरत ही विनय नहीं। तिवारी उसके बाद जी, उसका पर कवर फोटो आपका हटाया गया। रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए 3 टर्म जो है ममता बनर्जी कंप्लीट कर चुकी हैं। डेवलपमेंट कितना है, कितना किया है, वो उनके भाषण में दिखाई पड़ना चाहिए। वो अभी फिलहाल अपना जो चुनाव प्रचार कर रही हैं वो उस चीज़ को लेके कर रही हैं कि यहाँ पे आपका मच्छी भात ले लिया जाएगा, आपसे भाषा छीन ली जाएगी, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, ना कि अपने डेवलपमेंट को आगे रख रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा भी कुछ उसमें कुछ अलग हट के कुछ करे, वो भी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ घुसपैठ आ रही है। बॉर्डर स्टेट है तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ों की संभावना रहती है, लेकिन चुनाव लड़ा खाली इन्हीं मुद्दों पे जा रहा। भाजपा कहीं ना कहीं वो भी डर दिखा रही है और कहीं ना कहीं टीएमसी भी डर दिखा रही है। यानी बंगाल में डर की राजनीति चल रही है। डेवलपमेंट के मुद्दे कहीं नहीं है। और एक चीज़ मैं अपने मित्र जो बैठे हैं हमारे जो है टीएमसी के समर्थक, तो उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर जो है वो ममता बनर्जी का ही तो विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे विरोध तो करेंगे ही। देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो सरकार के खिलाफ ही तो लड़के जाएगा सरकार बनाने के लिए। अब कांग्रेस भी ममता बनर्जी का विरोध करके ही तो चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा की बी टीम है। वो अपने जगह पे अपनी बातें रख रही है, हुमायूं कबीर अपनी बातें रख रहे हैं, लेफ्ट अपनी बातें रख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं जैसे भाजपा लड़ रही है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो भाजपा की बी टीम है। ठीक है विनय तिवारी जी, ये जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र आज बीजेपी का जारी हुआ है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कितना दम है इस मैनिफेस्टो में? क्या इस मैनिफेस्टो के बदौलत जो जीरो टॉलरेंस घुसपैठियों के खिलाफ की बात कही गई है, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को साधने की पूरी तैयारी की गई है इस चुनावी घोषणा पत्र के जरिए, क्या ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए काफी है? आदित्य जी देखिए, मैनिफेस्टो पे कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान की पब्लिक कभी मैनिफेस्टो पे जाती ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, और ये कहीं ना कहीं बैड लक भी है। हिंदुस्तान की जो जनता है, जो वोटर हैं, वो भी मैनिफेस्टो को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं जाति और धर्म इनसे ज़्यादा प्रभावित होकर ही वोट करते हैं। और राजनीतिक पार्टियां भी, कोई ऐसा, जब से देश आज़ाद हुआ है, मैंने तो 60 साल अगर कांग्रेस सरकार में रही है, 60 साल हर मैनिफेस्टो में रहा है कि इस बार हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 60 साल तक वो गरीबी हटाते रहे, नहीं हटी, और कोई हटा भी नहीं सकता है। जिस हिसाब की पॉपुलेशन है, जिस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हटाने में बहुत नाको चने चबाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं, लेकिन पार्टियां उसमें क्या करती हैं, लोक लुभावन वायदे रखते हैं। उनको पता है ये केवल वोट पड़ने तक का है, और मैनिफेस्टो पे कोई चुनाव नहीं लड़ता है, ना कोई जीतता है। कहीं ना कहीं पोलराइजेशन, कहीं ना कहीं जो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जाति धर्म को जो है डराया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों पे चुनाव होते हैं। मैनिफेस्टो पे ना तो पब्लिक वोट करती है उधर देख के, और ना ही उस पर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका और जिम्मेदारी से उस पर आगे अमल करती हैं। आकाश राय जी, ममता बनर्जी का बयान सामने आया अभी, उन्होंने ये कहा है कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं। इस प्रकार की भाषा तो लगातार विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। अभी इसी से मिलती जुलती भाषा अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली थी। तो इन लोगों से उम्मीद ही यही की जाती है
लेकिन मेरी एक आपत्ति है, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में सड़कें खराब है तो उत्तर प्रदेश में भी तो खराब सड़कें हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कहीं खराब सड़कें नहीं है, कहीं छिटपुट कहीं खराब होगी तो बात अलग है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं तो यहाँ पे तो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ कि क्या सड़कें केवल पश्चिम बंगाल की खराब है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सड़क और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो पश्चिम बंगाल से बेटर उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन इसका एक दो पहलू हैं। अब डबल इंजन की सरकार हम नहीं कह सकते हैं। डबल इंजन की सरकार तो जैसे हमारे मित्र बोले थे कि पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, वो चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। ऐसा नहीं कि सेंटर में भाजपा की है तो और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की अगर सरकार है तो आप उसके साथ द्वेषपूर्ण बर्ताव करें। वहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको ये तो पता होना चाहिए कि हम स्टेट के लिए चुने गए हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने सेंटर में किसी और को बिठाया है तो हमको भी उसके साथ कदम ताल मिलाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है पिछले कुछ समय से कि यहाँ पे पार्टियाँ जब स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग सरकारें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को दरकिनार करके जो अपने जो राजनीतिक द्वेष हैं उनकी प्रतिद्वंदता के चक्कर में पब्लिक को पीस देते हैं और जो सही और समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सेंटर में जब सरकार होती है उसके अपोजिट जिन स्टेटों में सरकार होती है उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है, वो चाहे कांग्रेस की सेंटर में सरकार हो चाहे भाजपा की सेंटर में सरकार हो। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में तो ये देखने को भी मिला किस तरीके से ममता बनर्जी खुले मंचों से केंद्र को चुनौती देते हुए नजर आई कई मामलों में। शुभंकर भट्टाचार्य जी, क्या ये सही रवैया है ममता बनर्जी का? चाहे एसआईआर की ही बात कर ले, किस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था कि हम तो एसआईआर नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो एसआईआर प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। दीदी, जब एसआईआर की बात आती है तो एसआईआर किस तरीके से हो रहा है, एक बात आप सामने देख पा रहे हैं। सवाल वही है, क्या एक भारत का नागरिक होने के नाते आप एक निष्पक्ष चुनाव अफोर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली बात, ये हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एक बात है। अगर आपका विपक्ष आपसे संतुष्ट नहीं होता है तो ये किसका कर्तव्य है कि इसका जवाब दिया जाए। जब आप कहते हैं चुनाव आयोग करा रही है, बात सही है। चुनाव आयोग को आज सपोर्ट के लिए आज वहां पे एसआईआर की इतनी दिक्कतें आई कि सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ के जो है वहां पे अब एपेलेट ट्रिब्यूनल सेट करनी पड़ी। आज के दिन में वो भी कम नजर आ रही है कि भाई 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, कैसे करके पूरा होगा, समय इतना कम है, सामने बिल्कुल आपका 23 और 29 बिल्कुल मुंह बाएं खड़ा है आपके सामने, तो कैसे करके होगा। लेकिन एसआईआर तो बिहार में भी हुआ था, वहां पर तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी जितनी बंगाल में आ रही है। बात देखिए, की घटना अभी हालिया इसका उदाहरण है। अदिति, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं हमेशा तथ्य रख के चलता हूं। मैंने जो भी चीजें कही, जो चीजें हुई हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपके सबके पास स्मार्टफोन है आज के दिन में, आप लेके देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, मैंने वही बताया, मैंने बताया भी राय साहब कोई बहुत बड़ी गलती बात नहीं है। मैं भी पूरा यूपी तो घुमा नहीं हूँ, आप शायद बंगाल उतनी बार गए नहीं, एक बार जाएं जरूर, मैं बस इतना कहूंगा। एक्चुअली क्या है पश्चिम बंगाल के साथ, मैं उसका थोड़ा सा जवाब भी दे देता हूँ। पश्चिम बंगाल राजनीतिक उस तौर पर बहुत जागरूक प्रदेश है। ये क्यों कह रहा हूं, वो लेफ्ट के टाइम से है। मैं ममता बनर्जी के टाइम हटा देता हूं, ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मुगल वाला पीरियड है, वो राय साहब को मैं कष्ट नहीं दूंगा, मैं उसको हटा देता हूं। मैं लेफ्ट के पीरियड की बात कर रहा हूं। अगर वहां पे गड्ढा होता है और बस का अगर पहिया उस पर जाके गिरता है तो पूरा बस के जब पूरा क्राउड बाहर निकल आता है, वो सड़क पे वहीं धरना प्रदर्शन करता है कि जब तक उसके बनने के लिए। इसलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिचिल, जानते किसको कहते हैं, जो रैली वहां के मिचिल कहते हैं। तो ये कहा जाता था कि जहां पे मिचिल सबसे ज्यादा हो तो समझ लो कि आप कहीं बंगाल के किसी सड़क पर घूम रहे हो, ये बोला जाता तो उस समय से। अब आते हैं बात पर कि एक बात कही गई थी, राय साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसमें कि अगर भाई वहां पे सारे अगर पॉलिसीज चलाई जा रहे हैं, अगर सारे, तो उसका फंड कहां से आ रहा है, ये प्रश्न बहुत जायज है। कि जब भाई साहब मैंने 2 लाख करोड़ आपका जब रोक रखा है और आपने अपने नाम से सारे जो वहां पे पॉलिसीज चला रखी हैं, तो पॉलिसीज चल कैसे रही हैं? राज साहब, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। शुभंकर जी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूं मैं, क्योंकि आपने मिचिर शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जहां पर धरना प्रदर्शन ज्यादा हो, समझ लीजिए बंगाल की धरती पे, यही वजह रही, कहा जाता था लेफ्ट के टाइम पे, यही वजह रही क्या कि आज ममता बनर्जी को भी हमने कुछ समय पहले ही देखा सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करते। बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बंगाल का इतिहास आपने देखा है, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई भी वहीं से लड़ी गई, जो शुरुआती लड़ाई। इसीलिए कहा जाता था व्हाट बंगाल सीज टुडे इंडिया सीज टुमारो।
तो इसीलिए कहा जाता ठीक था। है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो यही संकल्प दिया है ना, यही नारा दिया है सोनार बंगला का। अदिति विनय तिवारी जी बात रखना चाह रहे हैं जी। अच्छा। विनय जी, देखिए, एक चीज़ तो फैक्ट है, जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता है, वो चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या टीएमसी हो या भाजपा हो। भाजपा का अगर बंगाल डेवलप नहीं कर पाया है तो वो खाली उतना योगदान हो सकता है कि सेंटर में पिछले 10-12 साल से सेंटर में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से एक दिन की भी सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित पार्टी की कोई सरकार नहीं बनी है। वहाँ कांग्रेस, लेफ्ट और फिर दीदी का शासन रहा है। तो ये कहना कि मतलब वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी दूसरे पल्ले पे रख के, अगर नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल और वहाँ का कलकत्ता शहर हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी तब था, जो आज मुंबई कहीं ना कहीं कैप्चर किए बैठा है। कितनी सारी इंडस्ट्री थी वहां पर, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पे काम करने जाते थे। आज अगर वो उसकी दिशा दशा बदल गई है तो पिछले 10-12 साल में बदल गई है, ऐसा नहीं है। बंगाल को खोखला कहीं ना कहीं कांग्रेस किया और 25 साल से लेफ्ट ने किया। दीदी के साथ क्या है, दीदी जब आई थी तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो जमीन से उठ के आई थी, वो बहुत संघर्ष किया था और उन्होंने 25 साल के शासन जो लेफ्ट को उखाड़ फेंका था और उन्होंने काम भी अच्छा किया। उनको कहीं ना कहीं वो चाहे कांग्रेस की जब सेंटर में सरकार रही हो तब और या भाजपा की जब सरकार रही हो सेंटर में तब, अगर वो सरकार में नहीं है तो पश्चिम बंगाल और सेंटर की जो सरकार में जो तालमेल है वो तालमेल सही तरीके से नहीं बैठा, उसका खामियाजा भी पश्चिम बंगाल की जनता को मिला। आकाश राय जी, खामियाजा इससे पहले पश्चिम बंगाल की जनता ने इसलिए भुगता क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तालमेल ठीक से नहीं बैठा। इसकी तमाम तस्वीरें भी हमने देखी, योजनाएं लागू नहीं होने दी गई पश्चिम बंगाल में। क्या इसी का फायदा इस बार आपको मिलता नजर आ रहा है बीजेपी के खाते में? नहीं, हम इस प्रकार का फायदा ढूंढते नहीं है राजनीति में। हम तो मिलजुल के काम करना चाहते हैं, हम तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री हमारे साथ सामंजस्य बिठाती तो ये जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं सब लागू होती। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो योजना केंद्र की हम अपने नाम से यहाँ पे चलाते हैं वो उसका बजट कहाँ से आता है। अरे भाई, उस बजट के लिए भी आप केंद्र पे ही डिपेंड करते हैं, ये मत भूलिए। आपने बोला, लेकिन उसके बावजूद छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं बंगाल की स्थिति पे आना चाह रहा हूँ। बंगाल के डेवलपमेंट की जब बात हो रही है तो मैं कोलकाता की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कोलकाता में मेरे परिवार के लोग काफी जमाने से, कई सालों से, कई दशकों से लोग रहते हैं, इसलिए मेरा आना जाना हमेशा होता है, मैं जानता हूँ। वहां पे एक मेटिया ब्रुज जगह, मेटिया ब्रुज में अदिति जी स्थिति यह है कि वहां पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहां पे नालियां बजाती हैं, पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं और अधिकतर वहां पे जो आबादी है वो इन्हीं के वोटर लोग हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने उनका इतना ख्याल रखा है। तो ये तो जो भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से गिना जाता था कोलकाता, उसका इन लोगों ने कबाड़ा बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर पश्चिम बंगाल की जनता अवसर देती है, हमें काम करने का मौका देती है, तो हम पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुराने गौरव को वापस दिलाने का काम करेंगे। हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल को विकसित पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस घुसपैठियों के खिलाफ ये नारा दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है घुसपैठ का मुद्दा जो है वो गृह मंत्रालय का ही होता है, केंद्र सरकार का। ठीक बात है अदिति जी। तो फिर अदिति जी, आपने को क्यों नहीं रोक पाई आपकी सरकार? केंद्र में इतने सालों अदिति जी, अगर आपने गृह मंत्री जी की पीसी देखी होगी तो आपने उसमें यह भी सुना होगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार हमको बाउंड्रीज पे बाड़े लगाने के लिए जमीन नहीं देती है। ये लोग विवाद वहां पे खड़ा करते हैं। अगर हम वहां पे चाहते हैं कि हम कटीले तारों से बाउंड्री को कवर करें तो ये जमीन नहीं देते। ये बात भी गृह मंत्री जी ने कही है, ये बात भी देश की जनता समझ रही है और जान रही है। ये सारी बातों में व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं ये लोग तो संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इसे समझ रही है या जान रही है या नहीं जान रही है, ये तो 4 मई को पता चल जाएगा। शुभंकर भट्टाचार्य जी, बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाया है गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो,
कि जमीन नहीं दी जाती है बाड़े बांधने के लिए केंद्र को? अदिति, मैं एक शर्त में जवाब दूंगा कि आप बीच में से जो है तो दो प्रश्न आ जाता है, तो एक प्रश्न का जवाब आपके दर्शकों तक पूरा पहुंच नहीं पाता। मैं जवाब को पूरी तरीके से मुझे देने दीजिएगा। एक बात को समझिएगा। पहली बात, अगर आपको बंगाल के डेवलपमेंट अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर हम लोग सिर्फ घुसपैठिया इतने दिनों तक उसी के ऊपर चर्चा क्यों होती रही? प्रश्न ये भी है। फिर इस मामले को लाने की जरूरत क्या है? आपको ट्रिपल डी, अरे एसआईआर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए तो सीए एनआरसी है ना। अगर हर काम एसआईआर कर चुका तो बोल दीजिए कि भैया अब से सीए और एनआरसी की जरूरत नहीं है, एसआईआर से ही हमारा जो है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट हो गया है। तो ये सब चीजें कंफ्यूज आपने जनता को किया क्यों? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? एक बात होगी। दूसरी बात, अभी आकाश राय जी जैसे कह रहे थे कि भाई इसका जो फंड, मैं उसको क्लियर कर रहा था। वो बात आप आकाश जी नहीं कही कि फंड कहां से आता है, कैसे कर लेते हैं। फंड ऐसे आता है, हर स्टेट अपना भी फंड जनरेट करती है। इंटरनल टैक्सेशन जो होती है स्टेट की अपनी, वो उसी से फंड आता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने सेंट्रल से रोक लेंगे तो वहां पे काम रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीजें सेंट्रल की तरफ से आनी है अगर उसको आप रोक देते हैं तो वहां का डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और 2 लाख करोड़ कम अमाउंट नहीं है, बात इतनी सी है। अब आखिरी सवाल का मैं जवाब बहुत छोटे में दे देता हूं कि जब आप कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, देखिए साहब, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही। बात इतनी सी है कि आज के दिन में आरोप प्रत्यारोप की जो भाषा है वो कितने नीचे तक गिर गई है। आज हमारे बगल में विनय तिवारी जी बैठे। मैं आज बहुत इस बात का मैं प्रशंसा करता हूं कि पहली बार मैंने किसी राजनीतिक विश्लेषक को विश्लेषण करते देखा। नहीं तो ज्यादातर जगहों पे मैंने यही देखा है कि वहां पे बात सिर्फ एक पार्टी की होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लेंट मत करिए। इसका मामला सिर्फ इतना है कि कम से कम पक्षपाती मत होइए। इस इलेक्शन को जो है उसको निष्पक्ष होने दीजिए, बस इतनी सी बात। बिल्कुल। लेकिन शुभांकर जी इस बात का भी जवाब देते जाइए, क्योंकि विनय तिवारी जी ने यह सवाल रखा था कि ममता बनर्जी का लहजा हो या फिर जिस तरीके से वो बात रख रही हैं, विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री रही हैं 15 सालों से, ये तो गिनाती रैलियों में जनता के सामने जाकर ये तो बताती कि हमने क्या काम किया है, बजाय इसके कि अपना वो विकास का काम गिनवाएं। वो जनता को ये बता रही हैं कि बीजेपी से क्यों उन्हें बचकर रहना है, बीजेपी सांप है, बीजेपी नेवला है। ये किस तरीके की भाषा है मुख्यमंत्री? अब आपने एक बात, ये बात बहुत सही पूछी है, विनय जी की बात बिल्कुल सही है। ये आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी के बनाए उस जाल में फंसती चली जा रही है। जो भाषा का जाल जो बीजेपी ने बुना, उसी में आप भी गिरते चले जा रहे हो। बात यह है, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि जो बहुत सलीके से इसको भी पॉलिटिकल बीजेपी के पाले में डाल दिया। नहीं, देखिए, मैं तो जवाब देने हूं साहब, जो मेरे उसमें से मैं आपको वो बात बता सकता हूं जो मुझे लगता है। आप मुझे एज एन एडवोकेट बैठा रहे तो मैं तो अपनी एडवोकेसी करूंगा। बीजेपी रिस्पांसिबल है। नहीं, एक मिनट मुझे बात का जवाब देने दीजिए। अब एक बात बताइए अदिति जी, यहाँ पे सब लोग, हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आकाश राय भी चर्चा कर रहे हैं। आपने कई डिबेट देखे होंगे जहां पे एक दूसरे, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन लात जूते चल जाते हैं। यहाँ पे तो चर्चा हुई ना, बात किया ना। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कि हमारे पे कोई आरोप नहीं लगाया, उस आरोप के रूप में जवाब आए ना। हमने जो आरोप लगाया, आकाश राय जी ने जवाब दिया। लेकिन क्या ये चीजें संसद में हो पा रही है? संसद तक में एक भाषा, रमेश बिधूड़ी का नाम सुना है ना, किस बारे में सुना है? क्या उस भाषा का इस्तेमाल आप अपने चैनल पे कर पाएंगे जिस भाषा में रमेश बिधूड़ी ने जवाब दिया, वो जो भाषा का इस्तेमाल किया था, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बात यही है कि जब आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी राजनीतिक भाषा, उसका अगर जो है उसको परिमाण को इतना नीचे ले जाएंगे, उसके लेवल को इतना नीचे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने विपक्षियों को, अपने विरोधियों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो भी आपके सामने उसी जोर के साथ, उसी लहजे पे आपके सामने जवाब दें। बात यह है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी या कोई दूसरे पार्टी के लोग या हमारे पार्टी के लोग कुछ ऐसा कह देते बहुत अच्छा कहते, नहीं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, पैटर्न नहीं था, अब ऐसा हो रहा है। दुखद भाषा की मर्यादा जो है, भाषाई मर्यादा जो है वो नहीं बची है, ये कहना उचित होगा। आकाश राय जी। नहीं, भाषा की, अगर टीएमसी के प्रवक्ता भाषा की बात कर रहे हैं तो कम से कम इनको पहले अपने नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। ममता बनर्जी जी, इसके अलावा एक वो सांसद हैं, शायद नाम का अगर मैं गलत बोलूं तो करेक्ट करिएगा, महुआ मोइत्रा। इसके अलावा एक इनके पूर्व प्रवक्ता थे, शायद सांसद भी थे राज्यसभा के, डेरेक ओब्रायन। ऐसे बहुत सारे, सौगत राय, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनकी भाषा अगर लोग सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं क्या ये बोल रहे हैं। तो भाषा पे ज्ञान नहीं देना चाहिए। और हमारे नेताओं की भाषा, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे कोई वरिष्ठ नेता हो, उन सब की भाषा हमेशा मर्यादित रही है और रहती है। मर्यादा में रह के ही सवाल हम पूछते हैं, और सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना करप्शन क्यों है,
अगर हम पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में कट मनी क्यों वहां का लोकल माफिया मांगता है, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि तुष्टीकरण पश्चिम बंगाल में क्यों ज्यादा है, तो क्या गलत कह रहे हैं? जवाब देना चाहिए ममता बनर्जी एंड कंपनी को। अरे उत्तर तो जाने की जरूरत मैं नहीं एक देता बात हूं। अदिति जी, अरे आप अदिति खामखा जी, मैं एक ममता बात बनर्जी को प्राइम परेशान टीवी कर पे रहे हो, कह बिजी रहा है वहां पे, हूँ, मैं इसको जवाब दे जिस देता दिन हूं ना। नतीजे आएंगे नोट कर लीजिएगा और दिखाइएगा भी कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। इस बार इनकी विदाई तय है। बिल्कुल। एक जमाना बिल्कुल, था आकाश राय जी। एक जमाना था कि हम जो भी हमारे इंतजार आज कर मुद्दे रहे हैं हैं 4 मई इन्हीं के मुद्दों को नतीजों लेके का। कभी ममता बनर्जी जी लेफ्ट से लड़ा करती थी। अदिति जी 30 सेकंड और लूंगा। आज जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ममता जी से लड़ रही है, इन्हीं मुद्दों को लेके आज के 15 साल पहले ममता जी लेफ्ट से अच्छा लड़ती थी। बस लास्ट और एक इसी सवाल भरोसे अदिति पे वहां की अदिति जनता जी ने प्लीज इनको अवसर एक दिया। एक लास्ट ठीक है, सवाल, ठीक है, एक शिवांगी मेरा बनता है, एक लास्ट में ठीक पूछ है, लूं इनसे, बात रखिए। बस इतना से सिर्फ हमसे बता दीजिए राय साहब कि वो आपने ये नैरेटिव तो दे दिया 4 मई दीदी गई, जो गई वो तो बता दिया, आया कौन वो उसका भी नाम बता दीजिए ना, कौन आया 4 मई ये आया तो नाम बताइए, शुभेंदु आया या कौन आया? 4 मई भारतीय एग्जैक्टली जनता किसको पार्टी 4 किसको मई आप ला रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी आ रही है, कमल खिल रहा है। यानी अभी इसका डिसीजन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि नारदा स्कैम के शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं नहीं, वो जो हमारी- त्रुटि हमारी- है मैं- वो कहीं ना हम- कहीं नहीं, हम- एक बड़ा, आप कहते हैं ना गले में गुठली अटक जाना, ये वो हो भट्टाचार्य गया है। जी, भट्टाचार्य जी, हम ठीक है। कलेक्टिव ठीक है, शिवांगी कलेक्टिव आकाश रिस्पॉन्सिबिलिटी राय वाले जी, लोग हैं। यहाँ पे भारतीय बैठ जनता के तय किया भारतीय जाता जनता है। पार्टी का चुनाव ये जीतने के ट्रेंड बाद रहा अगर है। जनता हमको बीते मैंडेट कुछ देगी तो हम चुनाव तय में कर लेंगे। देखने को भी मिला है कि जब जीत जाती है पार्टी उसके बाद तय होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, और हमेशा चौंकाने वाला ही काम करती है बीजेपी। विनय तिवारी जी, रिएक्शन इस पर आपका? देखिए निश्चित तौर पे वो टीएमसी ही उसको थोड़ा एज है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक गले की फांस तो है ही है। वो चुनाव टीएमसी के साथ लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, और इस बार जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी दीदी को जो है बैठने नहीं दे रही है, बहुत जोर लगा के वो चुनाव लड़ रही है। दीदी भी कहीं ना कहीं जो है दमखम लगा रही हैं और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी को एज है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और वहीं टीएमसी के पास एक मजबूत और विश्वसनीय और लोकप्रिय, बंगाल के लिए लोकप्रिय जो है दीदी का चेहरा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रहती। लेकिन ये केवल बंगाल की बात नहीं है, अब बहुत जगह आप देखिए तो लोग अपना चेहरा नहीं डिक्लेयर करते। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इधर मोदी का चेहरा था, लेकिन उधर कोई चेहरा नहीं था कि विनय तिवारी जी, देखना है होगा कि बंगाल अगर फतेह करती है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से बीजेपी का सूखा अगर समाप्त होता है तो मुख्यमंत्री कौन बनता है, या फिर ममता बनर्जी इतिहास रचने में कामयाब हो जाती हैं, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, इतिहास रचेंगी, पहली ऐसी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा या नहीं, ये चुनाव कहां पर जाकर खत्म होगा। और ये जो सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, छींटाकशी का दौर यूं कह लीजिए जो शुरू हुआ है, वो कहां पर खत्म होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए बंगाल का दंगल और चुनावी शोर, बड़ा सवाल कि बंगाल का, पश्चिम बंगाल का इस बार धुरंधर कौन, 4 मई को नतीजे घोषित होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम वादे करने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया। गृह मंत्री का संकल्प है बंगाल को सोनार बंगला बनाने का। कितना कामयाब होता है, क्या इस संकल्प पत्र के जरिए ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने में बीजेपी होगी कामयाब, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर रचेंगी